अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर रखा है, वहीं वो अपोजिशन जमातों का अलायंस बनाने के मिशन पर भी है, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं हो सका है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन भी सकेगा या नहीं। अपोजिशन के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई, सब ने देखा कि उस कॉन्फ्रेंस के साथ क्या हुआ, किस तरह उसको रोका गया, लेकिन उसमें आगे का कोई रोड मैप नज़र आया ना ही सियासी जमातें सेम पेज पर नज़र आई। JUI बज़ाहिर अपोजिशन में नज़र तो आई, लेकिन सिर्फ नज़र रखने के लिए मौलाना साहब कॉन्फ्रेंस में आए, ना ही JUI ने एलामिये पर साइन किए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर PTI और JUI मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आते हैं तो दोनों की स्ट्रीट पावर जो दोनों के पास है, ये हकीकत है। तो ये स्ट्रीट पावर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। लेकिन JUI के बयानात सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे क़ुर्बतें बढ़ने से पहले ही PTI और JUI में फासले दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मौलाना को मनाने में PTI नाकाम है या फ़ैसला करने में मौलाना देर कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में असल रुकावट है क्या, और अगर ये इत्तेहाद वाकई में बन जाता है तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। सवाल ये भी है कि तल्ख सियासी माजी और मुख्तलिफ नज़रियात ही दोनों के इत्तेहाद के रास्ते की रुकावट हैं या और भी कोई वजह है। JUI का ये मानना है कि पूरे मुल्क की तरह KP में भी बदतरीन धांधली हुई, हमें हरवा कर PTI को जितवाया गया। इत्तेहाद में ये मौक़िफ़ रुकावट है या वजह कोई और है। PTI हमेशा जारहाना सियासत करती है। इमरान खान ने जो कह दिया बस कह दिया, मगर मौलाना साहब हमेशा 73 के आइन के तनाज़ुर में फ़ैसले करते हैं। यही फ़र्क इत्तेहाद में रुकावट है या वजह कोई और है। ख़बरें ये भी आई कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे चलने के लिए मौलाना PTI से कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन PTI सोच में पड़ी हुई है। अब ये मुतालबे रुकावट है या वजह कुछ और है। माज़ी करीब में जितने भी अपोजिशन अलायंस बने, उन्हें ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हासिल रही। PDM की मिसाल हमारे आप सबके सामने है, मगर फ़िल वक्त इदारे और हुकूमत सेम पेज पर हैं। ये सेम पेज इत्तेहाद में रुकावट है या वजह कोई और है। एक तरफ हुकूमत अपने इत्तेहादियों में वजारतें बांट कर ख़ुद को ताकतवर जाहिर कर रही है, अपना एक कॉन्फिडेंस शो कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को गिराने की ख्वाहिशमंद अपोजिशन अभी तक डिवाइडेड है। तो क्या हुकूमत इत्तफाक अपोजिशन के इत्तेहाद में रुकावट है या वजह कोई और है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपोजिशन को इंसाफ की कोई उम्मीद है ना, वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छे की तवक्को कर रहे हैं। ये नाउमीदी इत्तेहाद में रुकावट है या वजह कुछ और है। क्या वो ज़माने गए जब मुल्क में अपोजिशन को जलसे, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च ये सब करने की इजाज़त होती थी और हुकूमतों में बर्दाश्त करने की एक मादा होता था। अब तो बंद कमरे में भी कॉन्फ्रेंस भी गवारा नहीं हो रही है। तो ये सख्तियाँ और पाबंदियाँ अपोजिशन के इत्तेहाद में क्या ये रुकावट बन रही हैं। हुकूमत तो मुआशी तरक्की के दावे कर रहे हैं कि मुआशी हालात पहले जैसे हैं ना, अब आवाम महंगाई पर शोर मचा रही है। तो ये जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है, क्या ये इत्तेहाद हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। मैं बात करूँगी, मुझे फवाद चौधरी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर जो हैं वो मुझे जॉइन कर रहे हैं, जो एक बार फिर से PTI के क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा जो क़यादत है ये ग्रैंड अलायंस बनाने में अभी तक नाकाम है। तो क्यों इस मौजूदा क़यादत में कहाँ ये गलतियाँ हो रही हैं कि ये सबको इकट्ठा साथ लेकर चल नहीं पा रहे हैं, और मौलाना को जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है PTI को लेकर, तो PTI क्यों उनको अभी तक अपने साथ मिलाने में नाकाम है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी फवाद चौधरी साहब, 9 मई के मुकदमात में पुलिस कह रही है कि आपका रोल है, आप पे तो केसेस ऑलरेडी इतने हैं, अब आप ये भुगत रहे हैं। मौजूदा जो इतना क्रूशल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसमें ये इत्तेहाद बन पाएगा अपोजिशन का? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो सारी रुकावटें बताई हैं वो तो बिल्कुल जाहिर है, वो मौजूद हैं। हुकूमत इस इत्तेहाद को नाकाम बनाने में जुटी हुई है और वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद ना बने। लेकिन देखिए, आपको ये तो पता ही है कि हम एक एडवर्स हालात में हैं। एडवर्स हालात में तो आपको और सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन आप देखें कि ये पहली बात तो ये है कि जो PTI की लीडरशिप का ज़ाहिर एक क्राइसिस है, और इस लीडरशिप में तो ना कोई सलाहियत है, ना कोई आदमी है जो कि इस इत्तेहाद को आगे बढ़ा सके, कर सके।
अब देखिए मौलाना फजलुर रहमान के बगैर पहली बात तो ये है, देखिए दो ही सियासी जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, एक मौलाना फजलुर रहमान है और पीटीआई है। yes. तीसरी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास इस किस्म की स्ट्रीट पावर जो है वो हो। लिहाजा हुकूमत को जो खौफ आता है वो ये आता है कि ये दोनों जमातें इकट्ठी ना हो जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मेरी मुलाकातें हुई हैं और खान साहब से पूछ के मैं मिला हूँ, ये मुलाकातों में मौलाना बड़े कैंडिड है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। और शाजी आपको पता है हुकूमत ने कितना जोर लगाया है मौलाना को हुकूमत में शामिल करने के लिए। हाँ. लेकिन उनकी वजूहात जो हैं वो अपनी हैं, वो हुकूमत में नहीं जाना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पीटीआई की लीडरशिप में इस वक्त इतने बचगाना फैसले और इसके अंदर आई वुड से कि पॉलिटिकली नोविसेस जो हैं वो इस वक्त चला रहे हैं कि उनको पता ही नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि पहले पीटीआई ने मौलाना को कहा कि जी हम बिल्कुल नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात जो है वो हम नहीं करेंगे आपके बगैर। फिर एक दिन आपने टीवी खोला तो पता चला कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त पीटीआई बैठी हुई है और वो वहाँ पे मुज़ाकरात कर रही है और मौलाना को अचकज़ई साहब को किसी ने बताया ही नहीं है। बिल्कुल। फिर अभी हाल ही में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लेटर आया जो अपोजिशन को मुलाकात के लिए था, तो उस वक्त भी पीटीआई में बजाय इसके कि वो अपने जो इत्तेहादी हैं या जिनसे उनकी बातचीत चल रही थी उनको भी साथ लेके जाते और एक प्रॉपर मीटिंग जो है वो अपोजिशन की और गवर्नमेंट की होती, वो अकेले चले गए। ये अकल की कमी है या कॉन्शियसली ऐसी भंड मार रहे हैं? देखिए मुझे पता नहीं है, सच्ची बात है इस बात का कि कॉन्शियसली, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल भी जो इत्तेहाद का इलामिया आया है और उसमें इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के ऊपर एक लाइन भी नहीं है। देखिए मुझे ऐसे इत्तेहाद को में मेरा क्या इंटरेस्ट होगा जिसमें इमरान खान की रिलीज ही इशू। पीटीआई कहती है कि बात जब करने लगे थे सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान के हवाले से तो उन्हें रोक दिया गया कि इमरान खान के हवाले से उस तरीके से कोई सियासी गुफ्तगू पीटीआई पर नहीं होगी, तमाम सियासी कैदियों पर बात हो। हाँ यस, तो फिर क्या इत्तेहाद है? फिर आप अपना वो फिर तो कहते हैं ना उठा लो पानदान अपना, हमें तो फिर उससे कोई गर्ज ही नहीं है। अगर इमरान खान की रिलीज इशू नहीं है इत्तेहाद का, फिर तो देखिए मेरे लिए तो अलायंस बेकार है। बिल्कुल, बाकायदा मना किया गया कि बात नहीं होगी। तो फिर उसके बाद उनको चाहिए था कि उठ के चले जाते। मुझे आप लॉजिक बता दे कि ऐसा इत्तेहाद जो इमरान खान की रिलीज के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, मैं उस इत्तेहाद में बैठ के क्या करूंगा या उस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्या करूंगा। आई थिंक जो भी पीटीआई में लोग जो इस वक्त हैं, एक तो ज़ाहिर है उनका सियासी कद है नहीं, लोग उनको इज्जत भी नहीं देते, हैसियत भी नहीं है उनकी, और दूसरा प्रॉब्लम जो है ये है कि वो इमरान खान को लेकिन ये आप देखें ना फवाद, इमरान खान साहब ने इनको इन ओहदों पे बिठाया है ना। आप हम लाख तनकीद कर लें, इनमें शऊर की कमी कह लें या सियासत में बचगानापन कह लें या मैच्योरिटी नहीं है इनमें, बिठाए तो खान साहब ने है ना। देखिए खान साहब ने बिठाया तो हुआ है, लेकिन खान साहब ने जब बिठा दिया है तो उसके बाद आप ओहदों को अगर रख सकते हैं तो फिर आप रखें, नहीं रख सकते तो आप ना रखें। एक बात तो यह, दूसरी बात यह है कि खान साहब ने भी इनको अगर ओहदों पे बिठाया है तो 600 दिन अब हो गए हैं। अब उन्हें, मैंने तो खान साहब से कहा है, सीधी बात है कि इस लीडरशिप से तो कोई आप उम्मीद ना रखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा सकते हैं या आपकी रिलीज के लिए कोई बात कर सकते हैं। ये जो 3-4 लोग जिनको आपने पार्टी में एक्सेस दिया हुआ है और जिनको आप रोज मिलते हैं, इनकी, और फिर जिस तरह से वकास वगैरह जो बैठे हुए हैं सीएम हाउस केपी में, जो कभी आए ही नहीं है पंजाब में और इधर, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से। तो मुझे आप बताइए ये कैसे फिर ये चलाएंगे? जब आप ऐसी बात करते हैं इमरान खान साहब के साथ तो उनका क्या रिएक्शन क्या होता है आगे से, जब आप ये कहते हैं कि इनके बस की बात ही नहीं है? बस उनका होता है कि बस अभी गुजारा करें, तो बस गुजारा कर रहे हैं आप तो। लेकिन देखिए एक हद होगी, उसके बाद देखिए अभी मैं तो चाहता यही हूँ, मेरी अगर खान साहब से मुलाकात होगी तो मैं तो एक रिलीज इमरान खान मूवमेंट जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता ही हूँ किसके साथ मिलके फवाद, बता के शुरू करूँ। किसके साथ? इसमें बहुत लोग हैं जो पीटीआई, सारी पुरानी पीटीआई के असल लोग हैं, वो सारे मेरे साथ इन टच हैं। वो चाहते हैं कि हम इमरान खान की रिलीज के लिए जो है एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाएं और आगे चलें। और लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि खान साहब को एतमाद में लेके उनको बता के जो है वो हम मसलन कौन से लोग आपसे चाहते हैं, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस पे शामिल होना चाहते हैं फवाद?
काफी लोग हैं, सारे पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, इवन मौजूदा पॉलिटिकल कमेटी में जो सीरियस लोग हैं वो शामिल हैं। ये सारे लोग जो है वो आना चाहते हैं। वो लोग भी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और छोड़ा, वो लोग भी शामिल हैं उनमें। वो भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छुड़वाया गया जिनसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने भी नहीं है ना, आपको पता ही, करवाई ही की गई है। तो जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, मौजूदा लीडरशिप में तो देखे ना, कोई बंदा 1 घंटा भी जेल नहीं गया हुआ। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फवाद के जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रहे हैं, ओल्ड पीटीआई, पुराने चेहरे, पुराने लोग, वो मिलके मौलाना साहब के साथ इकट्ठे हों और फिर एक तहरीक चलाई जाए? क्योंकि जाहिर है आपको भी पता है ना कि ये 8-10 लोग तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, उसके लिए भी किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी। मौलाना के साथ भी बिल्कुल, देखिए मौलाना साहब के साथ भी मिलेंगे, और मैं तो बल्कि हुकूमत के में भी जो नून लीग में जो डेमोक्रेट्स हैं, पीपल्स पार्टी में जो डेमोक्रेट्स हैं, हम उनको भी ये अपील करेंगे कि हमने कब तक यही सियासत करनी है रिवेंज की, कि वो आए और हमें अंदर डाल दें और हम आए और आपको अंदर डाल दें। तो सीरीज विशियस सर्कल को खत्म होना चाहिए और हमें एक सेटलमेंट के ऊपर आना चाहिए। और कोशिश हमारी यही होगी कि देखिए हमारा मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान बाहर आ जाते हैं, फिर बाकी फैसले वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मौजूदा जो पीटीआई है इसकी तो वो तरजीह ही नहीं लग रही इमरान खान के लिए कुछ। अब आप देखिए शाजिया कि कितना नॉर्मलाइज हो गया है कि इमरान खान को 14 साल की सजा होती है, बाहर कुछ भी नहीं होता। उनको जो है बुशरा बीबी को सजा हो जाती है, नॉर्मल हो गया है। मिसिंग पर्सन होना नॉर्मल हो गया है। फवाद, यहाँ लोग बाहर निकले तो 26 नवंबर हो जाता है। आपको बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसीलिए अलायंस बनना जरूरी था। इसीलिए देखो ना, 9 फरवरी पिछले साल तहरीक शुरू की होती तो ये ना होता। जब इलेक्शन आप जीत गए थे उस वक्त आप घरों में बैठे रहे। अगर आप आज जो है वो अलायंस बनाने में नाकाम होते हैं, और ये मैंने आपको जो छोटी छोटी वजूहात बताई कि मौलाना फजलुर रहमान को एक बाकायदा साजिश के तहत जो है वो माइनस करके एक अलायंस बनाने की कोशिश की गई, और जिसका कोई फायदा नहीं था, जिस अलायंस की ये भी जरूरत तक नहीं है कि इमरान खान की रिलीज की मुतालबा ही कर ले। तो मुझे आप बताइए कि उस अलायंस को बना के रख के हम क्या करेंगे? तो ये एक जो हम जब तक अलायंस बनाए, एक डायलॉग शुरू करें और इमरान खान की रिलीज के लिए अपने सीरियस एफर्ट डालें, यही एक वाहिद तरीका है। बात दूसरी तरफ आपको ये पता है, ठीक है, अगर मौलाना उस हुकूमत के साथ बैठ नहीं रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि मौलाना का मिजाज और सियासत, आप भी इससे बखूबी वाकिफ़ है और हम भी, कि मौलाना साहब का जो एक इज़्ज़त एहतराम का, एक प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता, सियासी रिश्ता जरदारी ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान के साथ है, वो उनके अगेंस्ट जाना मौलाना साहब के लिए इतना आसान नहीं है, और वो भी पीटीआई के लिए। तो शाजिया, आज मौलाना ये समझते हैं कि अवाम में और हुकूमत में फासला इतना ज्यादा है कि वो हुकूमत को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने, वो एनजीओ नहीं चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह से पीटीआई, इमरान खान भी एनजीओ नहीं चला रहे, पॉलिटिकल पार्टी है। सो हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन बनाना है। और अब जो वाहिद हल, अगर हम समझते हैं कि एक स्वीट पावर और एक ताकतवर तहरीक चलानी है, तो आपको पीटीआई को और जेयूआई को इकट्ठा करना होगा और फिर इस्लामाबाद की तरफ जाने का प्लान करना होगा। उससे पहले ये प्लान बनाना जो है उसके अपने। अच्छा फवाद, जेयूआई के लोग तो कहते हैं कि पीटीआई को 12 फरवरी को हम लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए, अब उनके जवाब का इंतज़ार है। आपकी भी मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी रिजर्वेशंस उन्होंने दी हैं पीटीआई को कि पीटीआई अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है? नहीं, कोई रिजर्वेशन खास नहीं है। जो 4-5 पॉइंट्स मौलाना के हैं वो बड़े रिजनेबल हैं। लेकिन असल बात यह है कि देखिए, मैंने जिस तरह अभी आपको मिसाल दी कि जब आप बातचीत कर रहे हैं, एक अच्छा उनसे ताल्लुक बन गया है, जो ही चीफ जस्टिस ने बुलाया आप उनको छोड़ के खुद चले गए। जब नून लीग पीपल्स पार्टी ने बुलाया आप उनको छोड़ के खुद चले गए। तो फिर देखिए, मौलाना के जहन में ये भी तो होगा ना कि आज अगर मौलाना इमरान खान से मिलने जेल चले जाते हैं तो अगले दिन आप साथ नहीं बैठे होंगे। क्या पीटीआई क्या गारंटी करेगी अगर आपका ये एटीट्यूड है? तो देखिए, ये एक चीजें हैं। और दूसरी तरफ इस हकीकत का आपको भी पता है कि आप जितने मर्जी अलायंस भी बना लें, आप मौलाना साहब के साथ भी मिल लें, पुरानी पीटीआई भी इकट्ठी हो जाए, आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स और हैं, और आपको ये भी पता है कि वहाँ पर बातचीत किए बगैर इमरान खान की सियासत को रिलीफ नहीं मिल सकता। तो वो डोर्स तो अब बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बिल्कुल ही बंद हैं। वो डोर्स कैसे ओपन होंगे जिन्हें ओपन करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, वो भी प्रेशर पहले बनाना होता है। प्रेशर बनते हैं तो फिर डोर्स ओपन करने पड़ते हैं।
आप देखिए, शौक से तो कोई भी नहीं जाएगा ना। अगर आपने अपना प्रेशर नहीं बना सकते, पॉलिटिक्स सुपीरियर नहीं कर सकते, तो फिर जाएगा कोई नहीं। सिर्फ ये जेयूआई और पीटीआई का इकट्ठा होना जरूरी है। और जिस दिन इन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया इकट्ठा, ये हुकूमत उसके 2 हफ्ते नहीं निकाल सकती। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अभी बना नहीं। हुकूमत ने अपना अलायंस मजबूत करना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी काबीना में वज़रा की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त ऐड की है। अब 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों के इजाफे के साथ लगभग 50 मुकम्मल हो गई है। वज़रा की ये फ़ौज ज़फ़र मौज ज़ाहिर है ये अवाम के तो वसी तर मफाद में नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगरचे पीटीआई के पुराने साथी परवेज़ खटक पार्टी से निकलने के बाद तो ज़ाहिर है एक मकबूल शख्सियत तो वो नहीं रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक की हुकूमत में शमूलियत जो है ये पीटीआई के लिए एक टफ़ टाइम हो सकती है। केपी में जहाँ हुकूमत अपने इत्तेहादियों में वजारतें बांट कर अपने हाथों को मजबूत कर रही है, वहीं अपोजिशन के लिए कॉन्फ्रेंस करना भी 2 दिन पहले मुश्किल हो गया था, क्योंकि 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद के निजी होटल में अपोजिशन की तरफ से करवाई बुकिंग अचानक से कैंसिल कर दी गई। अपोजिशन अरकान जैसे तैसे करके होटल लॉबी में पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस सियासी मंजरनामे पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सकी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक अपना वज़न अपोजिशन के पलड़े में उस तरीके से डालने को तैयार नहीं है। बल्कि पीटीआई और जेयूआई में राब्तों में एक डेडलॉक नज़र आ रहा है। जेयूआई सवाल उठा रही है कि 12 फरवरी को पीटीआई के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सवाल ये है कि जेयूआई के ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं कि पीटीआई सोच में पड़ी हुई है। अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने हमारी बुकिंग कैंसिल करवाई है, मगर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई का रवैया ऐसा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का बनना और चलना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह की बातों से ये लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों को अपने लिए कोई ख़तरा नहीं समझ रही है। सवाल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई का साथ नहीं देते तो क्या ईद के बाद तहरीक चलाने में पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बार फिर वो आर्टिकल लिखने का सिलसिला शुरू किया है। अब की बार अमेरिकी मैगज़ीन द टाइम में टाइम मैगज़ीन में एक आर्टिकल उनका छपा है, जिसमें उन्होंने एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की, इसके बदले मुझे नज़रबंदी की पेशकश की गई जो मैंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का इन्हिसार जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर है, केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है। ये सारी बातें इमरान खान अपने एक आर्टिकल में कर रहे हैं जो अमेरिकी मैगज़ीन में छपा है। हुकूमत इस पर बड़ी तनकीद कर रही है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुल्क की मस्ख़ शुदा तस्वीर कशी की है इमरान खान ने। वो अपनी झूठी सियासत की वजह से बाहर दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो आखिर बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ कोई बात बन नहीं पा रही है तो वो क्यों ऐसी बातें जो हैं वो दुनिया के साथ दुनिया के सामने रख रहे हैं, कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो रहा है और पीटीआई के कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। शिकायत लगाने की मुतरादिफ है कि अपने घर की शिकायत आप जाकर बाहर लगा रहे हों, तो क्यों तहरीक इंसाफ ये एक बार फिर से ऐसा कर रही है। अज़हर सिद्दीक़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि टाइम मैगज़ीन में एक बार फिर इमरान खान साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा है, ज़ाहिर है खुला खाती है ना, जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ को भी लिखा, चीफ जस्टिस को भी उन्होंने लिखे, इधर से कोई जवाब नहीं मिला तो अब दुनिया को वो मैसेज देना शुरू हो गए हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है कि इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनकी ये सारी चीज़ें देखकर सुनकर तो कोई रिएक्ट करें और उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। देखें, जाने तो जाने गुल ना जाने, बात तो सारा जाने है। इमरान खान साहब ने जो बातें टाइम मैगजीन ने की है वो तो किसी बच्चे को भी पूछ ले तो वो हकायक और सच्चाई पर मबनी है। या तो इमरान खान साहब ने गलत लिखा है तो वो लगा दें पीका, उसके ऊपर रोका किसी ने आपको? पीका एक्ट मौजूद है आपके पास, चाहे छापे और जो मर्जी कर लें आपके पास, लेकिन याद जो रखना है ना, मैं अभी आज एक नाम नहीं दे रहा, मजहबी शख्सियत है उनका, मैं सुन रहा था, 4 बातें उन्होंने जबरदस्त बातें की है। क्या हम एक आजाद कौम है या गुलाम कौम है? क्या हमारा इंसाफ जो निजाम है वो अदल फराहम कर रहा है या जुल्म को रवाज दे रहा है? क्या हमारा जो निजाम हुकूमत है वो माशी बदहाली ला रहा है या मईशत बेहतर कर रहा है? क्या लोगों को
मसाइल के हल के लिए आसानियां हो रही हैं या दिक्कतें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। इंसाफ आपको अमेरिका ने देना है, इंसाफ आपको डोनाल्ड ट्रंप ने देना है, वहाँ की अदालतों ने देना है जो वहाँ पर अपना केस पेश कर रहे हैं। देखिए बुनियादी तौर पर आप तो इंटरफेरेंस के लिए आप लोग कह रहे हैं क्या इंटरफेयर करें आके। देखिए ना ना ना, हमने कुछ नहीं है इसमें। यूएन का वर्किंग पेपर अगर आपने पढ़ लिया हो, कोई 40 सफ़ों का जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर है, वो चपेट है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। फिर जो अपने अमेरिका की पार्लियामान की, जिसमें हमारा कोई लॉबिंग शॉपिंग का चक्कर नहीं, वो पार्लियामान ने करारदाद पास की यूके के, पूरी दुनिया के अंदर ये बातें हो रही है। तो इस हुकूमत को क्या भार है? हुकूमत को भार ले रही है? कांग्रेस को, कांग्रेसमैन को खत लिखे गए हो, ट्वीट्स वहां से आई हो, हुकूमत ने क्या भार लिया? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल है क्या सच बोलने की पाबंदी है? क्या आर्टिकल 19 और 19 से इस बात की इजाजत नहीं देता है? सच कहा है, सच लिखा है, और हमें कोई उम्मीद नहीं है तो क्या कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा। इनमें कहीं ये लिखा है कि अपने मुल्क के इदारों की जो भी बात है या जो कुछ भी हो रहा है, आप बाहर दुनिया को शिकायतें लगाएं और दुनिया से इंसाफ मांगे? ये भी कहीं आगे लिखा है? मैं फिर बताता चलूं, शिकायत किसी को नहीं है। शिकायत देखिए ना, हमने क्या हमने कोई वहां पर राब्ता कर लिया वहां की अदालतों के साथ? वो लहदा बात ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो जातियां हो रही हैं, जो जुल्म और जातियां हो रही हैं, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता इस तरह के इकदामात करके, ये ऐसे लेटर्स बाहर लिख के आप लोग इस सिस्टम को या जो सिस्टम चला रहे हैं उनको और प्रवोक कर रहे हैं? देखिए वो तो प्रवोक ऑलरेडी हो चुके हैं ना, और प्रवोक कितना होना है? अभी तो मैं आपको खबर दे देता हूँ, मेरे पास इतला है कि 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल हो चुकी है। उसके अंदर ये आईनी बेंचों की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है आने वाले दौर में हमारे साथ खड़े होंगे। और वैसे भी आप याद रखिएगा, मकसद सिर्फ मैं शॉर्ट मुख्तसर करते हुए आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की बला तो कोई है नहीं है। उसके अंदर कोटे पैक की जा रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आप देखें ना, आईनी बेंच में कौन से लोग लगाए जिनको लेकर गए, यानी वहां सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, उनको नहीं आईनी बेंच। 26वीं आईनी तरमीम में तो सुन लेना, 26वीं आईनी तरमीम में फिर मौलाना को इतना सपोर्ट क्यों किया? मौलाना इस बात पे क्या आजकल नाराज नहीं है? मौलाना बिल्कुल नाराज है इस बात से। वो तो उनके क्या बात कर रहे हैं आप उनके लोगों से बात करें। कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात करते हैं कि आप पहले तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग्स हैं, हम रिकॉर्डिंग्स भी पेश करेंगे, हमें भी याद है, हमें क्या रिकॉर्डिंग्स वो पेश करेंगे। आप लोग मौलाना को मुबारकबादें देते थे, आप सपोर्ट करते थे, उनके रोल की तारीफें करते थे आप लोग। देखिए मैं बताता चलूं उसकी वजह क्या है कि जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे। हमें कोई एतराज नहीं था। हमने कहा था सीनियरिटी के बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना लें। इस पे बिल्कुल हमने कहा है और आज भी कायम है, आज भी बना लें। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाना चाहते हैं, सीनियरिटी के जो सीनियर जज हैं सारे डालें, जितने भी हैं, कोई एतराज नहीं हमें इसके ऊपर। लेकिन ये जो पिक एंड चूज का, फिर आपने अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज कर दिया, जजेस पैक कर दिया आपने, तो ये वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पे तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी देखना ये अब तो आगे वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप जाए तो देखे ना कि ये सारा कुछ करने से एडवांटेज क्या हुआ। अगर ये इंसाफ भी फराहम करना था, केसेस ही खत्म करने थे, तो आईनी बेंचेस सिंध हाई कोर्ट के अलावा बाकी क्यों नहीं बने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं बने? लाहौर है, वहां वजह क्या? वहां चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी मर्जी के पिक एंड चूज करके लगा लिए और निजाम चला रहे हैं। तो हमारी तो इस निजाम तो मौलाना को अपने साथ मिलाए ना, मौलाना के साथ सामने ही सब कुछ हो रहा है ना। अगर इस चीज पर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं है तो मौलाना को मिलाए ना अपने साथ। देखिए अब देखिए, पहली तो बात है कि अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं किया। उस पे शाहिद खाकान अब्बासी, बाकी सारे लोग सारे इकट्ठे थे, बल्कि हमें तो रोक दिया गया कि आपने कोई इमरान खान के बारे में कुछ सियासी तकरीर करनी नहीं है। और वो का एक वन टाइम एजेंडा था। ये किसने रोका था? ये किसने रोका था? ये जब तकरीर में सलमान अकरम राजा गुफ्तगू कर रहे थे, आप सुनने निकाल कर वहां रोका गया कि आपने हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक एजेंडा लेके जा रहे हैं और वहां इमरान खान का जिक्र नहीं, वहां सियासी असीरान की रिहाई के हवाले से बात हुई है, वहां नए इलेक्शन फिर इलेक्शन के हवाले से बात हुई है। जो एजेंडा सारा सामने आ गया है। और दूसरी जो बात है, अगर डर इसका मतलब है जो 7 लोग थे इत्तेहाद ऑपोजिशन के, और वो नहीं समझते कि पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पे बात करने से रोक दिया। ना उन्होंने देखिए, हम इमरान खान साहब वाला केस भी लेकर चल रहे हैं, बाकी सियासी कैदियन की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बात मानी है।
उन्होंने तमाम सियासी कैदियों के हवाले से कहा है, या तो कहीं नहीं कहा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और दूसरी बात है कि आप इस हुकूमत के हवाले से जरा गौर करें, आप हैसियत क्या है इनकी, सबने देखा, टीवी चैनल ने देखा, पूरी एक एक आंख ने देखा कि जिस तरह कौन आया, पुलिस आ रही है, नजर आ रही है, वो आगे रोक रहे हैं ना, तो क्या आज राणा सनाउल्लाह ये कहें कि हमें पता नहीं था, तो दुख और अफसोस का मकाम है। फिर आप हुकूमत करने क्या बैठे हैं अगर आपको नहीं पता कि आपके नाक के साए के तले बिल्कुल कौन से शराय दस्तूर के बिल्कुल साथ, कोई दूर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल पिछली साइड के ऊपर हमारा हाल है। लेकिन तो हमारा आपको क्या लगता है अगर हुकूमत ने सब कुछ किया है तो हुकूमत को कोई खौफ है, कोई खतरा है कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं? ऐसे तो अलायंस बनते रहते हैं। देखिए ना मकसद क्या था, होने देते पूरी देखे ना आप, ये तो बताए ना, वो सोशल मीडिया पे चली ना, वो सारे सबने बातें देखी और आजाद और खुद मुख्तार बातें थी सारी। अगर डर और खौफ नहीं था चलने देते ना, सारा कुछ नहीं चलने दिया, इसका मतलब है डर और खौफ और परेशानी है और नींदें हराम है और इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये ग्रैंड अलायंस रुकने वाला नहीं। इलाहाबाद में बता दें अभी डोर टू डोर मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अभी इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का क्या, इसका आउटकम क्या है? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस, ये इकट्ठ जो है ये कोई इम्पैक्ट डाल पाया है। 3 बातें बता दूं, हम पे इल्जाम था कि हम अकेले चलने वाले हैं, तो हमने साबित कर दिया हम अकेले चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि एहसास हो गया अकेले चल नहीं सकते ना। हमें इल्जाम था गुफ्तो शरीफ नहीं करते, हमने गुफ्तो शरीफ भी कर ली, हमने तो घूमते वक्त को बैकफुट पे ले आए, अब तो अपोजिशन जमातों को भी एंगेज कर लिया हमने ना। अब जो ये इल्जाम है ना, अब ये अगर सारे कोई नहीं निकलते सड़कों के ऊपर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकलेगी और ईद के फौरन बाद उसकी तैयारी हमारी अपनी चल रही है। लेकिन अकेले निकलेंगे, सोलो निकलेंगे ना, ग्रैंड अपोजिशन के साथ निकलेंगे, अलायंस के साथ निकलेंगे, मौलाना साथ होंगे उसमें, वो बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीद है, जो कि बजाय कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं, हम बुनियादी हकूक़। अभी तो वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी को उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए, उसका जवाब नहीं आया। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए मौलाना ने? वो देखिए उस पर डिस्कशन चल रही है, कमेटियां बैठी हुई हैं और अपने तय मामला देख रही हैं। और क्या मामलात हैं अजहर सिद्दीक साहब? नहीं, वो आ जाएंगे सारे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है कौम के सामने आएंगे। अभी टाइम नहीं है ऐसा, अभी डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर, वो डिस्कशंस के बाद एक एक चीज सामने आएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा। मैंने जो 4 बातें की है, मुआशी इस्तेकाम लाना है, तो मुआशी बदहली खत्म करनी है, जुल्म का निजाम खत्म करना है, निजाम अदल बेहतर करना है। ये सारा तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। वो कहते हैं महंगाई भी इमरान खान के दौर में जो 38% पे थी 4 पे आ गई है, इंटरेस्ट रेट जो था वो 23 पे था 12 पे ले आए, तो दे आर इन वेरी मच कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए अगर ये कंफर्टेबल पोजीशन में होते, अगर मुआशी तौर पर ये हालात होते, तो आप जरा आ जाएं, चलती हैं रोजाना रोजमर्रा की अशिया, रमजान में क्या हालात हैं, गए अपना तेल की क्या कीमत है, आटा और गंदम चीनी की क्या कीमत है, जरा कंपेरिजन करके देख लेते हैं। पेट्रोल नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया, तो ये जो सिंगल डिजिट का अगर यही हालत है, इतना मुआशी तरक्की कर ली है, तो अपना 3 रुपए 80 पैसे के करीब है अपना, अगर देखा जाए बरतानिया अफगानिस्तान, यानी उनकी करेंसी हमसे कहां पहुंची हुई है। इंडिया की करेंसी ले लें, 3 रुपए 16 पैसे के करीब है। हम क्या करें? कौन सी लोग खुदकुशियां ऐसे ही कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप तो लुटा रहे हैं। तो ईद के बाद आप लोगों की तहरीक की क्या स्ट्रेटजी है? सड़कों पर निकलेंगे, कहीं एहतजाज कर लेंगे, धरना देंगे, क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? एक तो अभी रमजान के दौरान अपना गली मोहल्लों में, तहसील के लेवल पर, जिला के लेवल पर, सूबे के लेवल पर आप देखेंगे लोगों की इंटरेक्शन रहेगी, मुख्तलिफ हालात और वाक़यात के तहत इकट्ठा रहेगा और मोबिलाइजेशन का अमल ये चलेगा। और साथ साथ अपोजिशन जमातें अपना एजेंडा सामने रखेंगी, जो भी एजेंडा रखेंगी, लेकिन अब बैक एंड पे हम सड़कों पे आने के लिए तैयारी अपनी वो जारी रखेंगे और उसके लिए 3-4 बड़े अवामिल बड़े अहम हैं। 9 मई को मद्देनजर यकीनन रखा होगा, 26 नवंबर को भी निकले थे, वो भी मद्देनजर रखा होगा, उसके बाद भी 9 मई को हमने निकले थे माजरत के साथ। 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कॉल नहीं थी, 26 नवंबर की कॉल थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं उसका 9 मई का वाकया हुआ इसी नतीजे में था कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया था कि अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो लोग एहतजाज के लिए निकलें। क्या बात कर रहे हैं आप? और उस वाकये के बाद निकले लोग।
नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल बता देना। इमरान खान का अगर कहा था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल कोई आई हो ना, तो फिर समझ में आती है। अभी तो एविडेंस कोई नहीं है ऐसी। और हमने मैं जो कि 9 मई के बाद केसेस के अंदर वकील रहा हूं, मुझे तो पता है सारा ये क्या है। 4 वर्जन अब तक बदल चुके हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज सामने नहीं है। सिर्फ अक्सर सिर्फ इतना है कि फसाइयत का ये दौर चल रहा है, इमरान खान को बैकफुट पे लेकर जाना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। रोटियां देखिए ना, रोटियां गिनने के अलावा कोई काम है कि जनाब देसी खाना दिया जा रहा है, देसी मुर्ग दिया जा रहा है, वो खुदा रहा है यार। वो अपने पल्ले से पैसे लेकर अगर कर रहा है वो कौन सा है। और दूसरा जो बताया जा रहा है, मुलाकातें आपके सामने बता दें, अगर डर और खौफ ना हो तो मुलाकातें तो कराए ना। मैंने कहा था कमीशन बनाया जाए इमरान खान के जेल में जाकर, हम चलते हैं, साहब भी चलते हैं, आप चलते हैं, जाकर देखे तो सही ना कि क्या हालात है। और अभी आपके सामने तारीखें, डर और खौफ ना होता तो ये डे टू डे ट्रायल चल रहा था, इसकी लंबी लंबी तारीखें क्यों डाल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका, आज साहब के रहनुमा माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक तरफ हुकूमत अपनी काबीना में इजाफा करके अपना कॉन्फिडेंस शो कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या इसमें एक साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन है, जिसका बड़े ज़ोर और शोर से JUI फे भी, मौलाना फजलुर रहमान भी मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शन को भी सियासी तकसीम का अवलीन हल माना जा रहा था, जो रेजोल्यूशन की बजाय सियासी शिद्दत की बुनियाद बन गया। और ये बात साफ़ है कि मकबूलियत और कबूलियत आमने सामने हैं। तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कबूलियत वालों को मकबूलियत के ताबे कर दिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत में बदल जाए और मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाए? तो क्या कोई सियासी तब्दीली मुमकिन है? क्यों मौलाना फजलुर रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का लाजमी जुज़ समझा जा रहा है? क्या PTI और JUI के दरमियान इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में फ़ासले ख़त्म हो सकते हैं? सवाल ये भी है कि एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाए नहीं बन रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादियों और PTI के नाराज़ लोगों को वज़ारतें दे रही है और अपना घर मजबूत कर रही है, अपनी पोजीशन पक्की कर रही है। तो इस वक्त बेहतर सियासी पोजीशन में है कौन? सवाल ये भी है कि अगर PTI के मुतालबे पर इलेक्शन समेत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन भी जाता है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? माजी में कई जुडिशल कमीशन आए और गए, पहले क्या बदला जो अब बदल जाएगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। जाहिद हुसैन साहब, आपको इस सारे सिनेरियो में लगता है कि हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, बावजूद इसके कि हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं, बनने जा रहा है, मौलाना इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं ना कहीं हुकूमत को खटक रही है ये बात। इसके बावजूद आप समझते हैं कि हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है? देखें, जो इत्तेहाद तो बनते रहते हैं, मेरे ख्याल उसकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं बन के आ रही है कि अपोजिशन के अगर इत्तेहाद बन जाता है। असल में हुकूमत कमज़ोर तो यकीनी तौर पे है, लेकिन शायद इस वजह से नहीं है कि कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है अपोजिशन का। असल बात यही है कि हुकूमत जो है, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी ये है कि अभी तक अपना जो है लेजिटिमेसी का क्वेश्चन जो है कि ये वाकई एक मुंतखब हुकूमत है, उसको अभी तक दूर नहीं कर सकती है। तो असल जो इस वक्त प्रॉब्लम उनके लिए आती है, शायद इतना ज़्यादा नहीं हो कि इत्तेहाद बनता है या नहीं बनता है अपोजिशन का, लेकिन उनकी खुद की कमज़ोरियाँ जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और हम देखते हैं कि जो है वो मुस्तकिल कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं, और इस किस्म की जो बातें आती हैं कि पी का कानून बना दिया, फिर उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 26वीं तरमीम थी, जिसकी वजह से जिसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की है कि अदलिया को भी अपने काबू में कर लें। और यही चीज़ जो है वो जाहिर करती है किसी ताकतवर हुकूमत की निशानदेही नहीं करती है। और वो यकीन तौर पर जब एक हुकूमत कमज़ोर होती है, जब अपनी एक मैंडेट नहीं होता है, जब अवाम में बगैर मकबूल होती है, तो फिर ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इत्तेहादी साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी का पूरा साथ है, वो अपने आईनी ओहदे इंजॉय कर रहे हैं,
उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनके पास वजारतें हैं नहीं हैं, वो वफाकी हुकूमत का उस तरीके से ज़ाहिर है वजारतों में तो नहीं है वो। तो बात यह है कि आपने देखा कि हुकूमत जो है ना वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको मज़ीद वजारतें दे रही हैं, MQM को दे रही है और जमातों को वजारतें दी जा रही हैं। परवेज़ खटक साहब हो गए, अलीम खान साहब की जमात होगी, इन लोगों को और वजारतें मिल रही हैं। तो बात यह है कि हुकूमत तो लग रहा है कि अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में समझ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपका ये कहना है कि हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत में उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आप किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? देखिए 3-4 चीज़ें मैंने जैसे पहले कहा कि असल मसला जो हुकूमत का आता है वो यही आता है कि उनको भी अंदाज़ा है कि वो सही तौर पे जो एक लिहाज से एक मैंडेट के साथ आते हैं वो अभी तक नहीं है, बावजूद इसके कि जो है इनको सीटें भी मिल गई हैं, जिसको कहते हैं कि जो रिजर्व सीटें थी उनको भी मिल गई हैं, कुछ सीटें खाली पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ लेकिन ये कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंट हम जानते हैं पाकिस्तान में किस तरह से बनती हैं और किस तरह से टूटती हैं। पीपल्स पार्टी को रोल को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी एक कोalition के सपोर्ट का हिस्सा भी बन के आती है, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी एक अलहदा तशक्कुल बरकरार रखा है और एक हद तक जो है कभी ना कभी वो इस किस्म की तनकीद भी कर देते हैं। तो एक इसमें यही लगता है कि अगर फर्स्ट किया इनमें से जितनी भी कोalition पार्टनर है, एक पार्टी भी अगर हट जाती है तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपको लगता है हटना इतना आसान है? हटना नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी सियासत चलती है कि कभी भी आपको जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कोई कह नहीं सकता था कि कोalition टूट जाएगी और जब हुक्म आता है तो फिर वो टूट भी जाती है। देखिए एक और बात भी आती है कि और भी जो मसले मसाइल हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी आपने काबीना की जो वसी किया गया है, नए वज़रा बने हैं, ज़रा देखें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। एक तो ये था कि उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बाद लोग जो थे इनकी पार्टी के जो है उनको वजारत दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ देखें इस नई हुकूमत के अंदर आपको 5 ऐसे वज़रा मिलेंगे, जैसे आपने बताया था कि MQM को एक और सीट दे दी, तो उसका मकसद ये होता है कि जो एक कोalition को खुश रखें। MQM एक अहम कोalition पार्टनर है इनकी और उसके साथ साथ उनको एक और वजारत दे दी, रिश्वत के तौर पे कह उसको खुश करने के लिए क्या है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको नजर आएगी इसकी नई जो तौसीह शुदा कैबिनेट में वो ये है कि उसमें 5 ऐसे वज़रा और या मुज़म्मिल कह लें या जो है उनको एडवाइज़र कह लें, वो 5 ऐसी तादाद है जो कि PTI के रेनिगेट कहलाते हैं, उनको मिली है। अब ये जो 2 वज़ारत मिले परवेज़ खटक साहब की अगर मिसाल ले लें, आपको लगता है इससे PTI पर प्रेशर बढ़ाने का भी एक टैक्टिस हो सकता है कि परवेज़ खटक साहब को सेंटर में लेके आ रहे हैं? वो लेके तो आ गए हैं, लेकिन ठीक है उनका मकसद शायद यही होगा कि किसी तरह से वहाँ पे KP के अंदर जो है इसको कर, लेकिन ये कि पहले भी कोशिश की गई थी, इंतखाबात से पहले भी आपको याद होगा कि परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इलेक्शन में अंजाम क्या हुआ उनका, एक सीट भी नहीं कहीं से जीत पाया है। कौमी असम्बली की सवाल ही पैदा नहीं होता था, आपको सूबाई असम्बली तक में सीट मिली, खुद परवेज़ खटक अपनी सीट पर बुरी तरह हारे। मसला ये आता है कि ये अगर इनको खाम ख्याली ये इस बात पे है कि परवेज़ खटक को लेके जो है वो किसी तरह से जो है वो KP के अंदर जो है वो अपना वो बना लेंगे या एक असरअंदाज हो सकते हैं सियासत पे, तो मेरे ख्याल खाम ख्याली होगी। तो ये इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और कमजोरी की आपको मैं बताऊं कि अपोजिशन अभी अलायंस की बात ही हो रही है, लोगों से ताकत हो रही है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो उनके अंदर थलथली मची हुई है कि कैसे हो रहा है। अभी आपको याद होगा कि परसों इसमें इस्लाम बुकिंग वगैरह जिस तरीके से होटल की कैंसिल कराई और जिस तरीके से दीवारें फलांग के लोग गए अंदर जी, और उसको बताइए कि क्या इतनी परेशानी की क्या बात थी। अगर फर्ज की है जो इकट्ठा होकर लोग जो है वहाँ पे अपने बातचीत कर रहे थे या अपने जो भी अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, तो उनको इतना बड़ा खतरा क्यों नजर आता है। अगर फर्ज कीजिए एक पूर्ण एतमाद गवर्नमेंट होती है, जब उनको एतमाद होता है कि ये हमारी जो कारकर्दगी है उसको अवाम तस्लीम करते हैं, तो मेरे ख्याल इन किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं समझता हूँ जाहिद साहब मौलाना साहब का रोल यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। आप PTM में भी देख लें, अभी भी इस अपोजिशन अलायंस की कोशिश है, खासकर PTI की कोशिश है कि मौलाना उनके साथ आकर मिले, लेकिन वो मौलाना और उनकी PTI के दरमियान इतने ज़्यादा एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि GUI वाले अब भी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि फासले जो हैं वो कम हों, लेकिन PTI उसके बावजूद कॉन्फिडेंट नज़र आती है। लेकिन उसके पैरेलल हम देखें मौलाना साहब का जो एक
एक रिश्ता है, आप एहतराम वाला कह लें, एक सियासी रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता जो जरदारी साहब के साथ भी है, जो शरीफ ख़ानदान के साथ भी है, आपको लगता है कि मौलाना इस हद तक जाएंगे कि उनके खिलाफ भले ही बातें करते हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराएं, धांधली हुई, वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी के खिलाफ जा सकते हैं मौलाना साहब PTI के साथ मिलके? मुझे नहीं लगता है। देखिए, मौलाना को गुस्सा जरूर है, उनको ये शायद लगता है कि जैसे पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग को अक्सरियत दिला दी गई है, जिस तरह से इलेक्शन में सबको पता है कैसे जो है इंतखाबात के नताइज आए थे, तो मौलाना को गुस्सा इस बात का है कि उनके साथ भी इसी किस्म की रियायत भी नहीं की, उनको भी क्यों नहीं सीटी जीत पाएगी। तो मौलाना का जो है कोई उसूली था वो नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।